बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद, वेलकम आज के सेशन में, जो कि हमारे MS ऑफिस बेसिक्स कोर्स का तीसरा सेशन है। और इसमें जिस तरह के हम लोग पहले दिन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से इस वीक का ये लास्ट सेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाले जो 2 सेशन हुए हैं उसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा और आप लोग माशाल्लाह असाइनमेंट्स भी करते रहे हैं। तो आई होप के दे हैव बीन यूजफुल। तो बगैर किसी ताखीर के अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग जो है वो अलाइनमेंट ऑप्शंस देखेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर अलाइनमेंट्स किस तरह की जाती हैं, आपके सेंटेंसेस को किस तरीके से प्रॉपर अलाइन किया जा सकता है, उनको देखेंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को तफसील में देखेंगे। इससे पहले हम लोग हल्का फुल्का टच कर चुके हैं। लाइन स्पेसिंग्स के कॉन्सेप्ट से आप लोग वाकिफ़ हैं, तो हम लोग इसकी मज़ीद तफसील देखेंगे कि आप किस तरीके से बेहतर अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं प्रॉपर लाइन स्पेसिंग के ज़रिए। इसी तरह इंडेंट्स की बात करेंगे, इंडेंटेशंस की बात करेंगे। अभी मैं हादी की देख रहा था जब असाइनमेंट, तो उसमें जो इन्होंने फर्स्ट नंबर्ड बुलेट बनाया था वो थोड़ा सा आगे था एज कंपेयर टू द अदर नंबर्स। तो वो उनकी इंडेंटेशन जो है थोड़ी सी जो है मिक्सअप हुई थी, आउट हुई थी। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि आप अपनी पैराग्राफ्स की और बुलेट पॉइंट्स की इंडेंटेशन किस तरीके से अच्छी और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फिर हम लोग टैब्स की बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये किसी हद तक जो है बेसिक्स की बजाय इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन इसके बेसिक्स में अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये इजी है इंशाल्लाह इसको कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। तो टैब्स जो हैं ये आपकी एक लाइन में टैब्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। इसी तरह लिस्ट्स को सॉर्ट करने का तरीक़ेकार देखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नॉर्मली लिस्ट सॉर्टिंग जो है बड़ा मशहूर फिनोमिना है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है बहुत यूज़ होता है। लेकिन आप यही लिस्ट सॉर्टिंग जो है ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह कर सकते हैं उसको हम लोग जल्दी से देखेंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हस्बे मामूल हम लोग आपको जो है फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस देंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के बाद जो है हम आपको कुछ बोनस चीज़ें पढ़ाएंगे। बिल्कुल जल्दी से कोशिश करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ बोनस चीज़ें जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वी विल गो थ्रू दोज। उसमें हेडर्स एंड फुटर्स किस तरह डाले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट में, आप अपने डॉक्यूमेंट को बॉर्डर्स के साथ किस तरह डेकोरेट करके अच्छा और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो टैब्स हैं ऊपर रिबन्स के जो टैब्स होते हैं उनमें एक टैब है इंसर्ट, उसके अंदर कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के एजेंडे के मुताबिक हम लोग सबसे पहले अलाइनमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अलाइनमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम जो है सबसे पहले ये जान लें कि जिस तरह कि आपको इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ ग्रुप जो है उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है। ये पैराग्राफ ग्रुप जो है ये किस रिबन में होता है, कौन से टैब में होता है, कोई बता सकता है? किसी को ऑफ द माइंड याद है कि ये पैराग्राफ का जो होता है ग्रुप ये किस रिबन में होता है और वो रिबन जो है किस टैब में होता है? कोई भी जल्दी से अगर बता दे। कंप्यूटर से चेक करके बता दें, बेशक कोई मसला नहीं है। होम टैब में पैराग्राफ का होता है ना? एब्सोल्युटली होम टैब के अंदर ये जो है ये होता है, पैराग्राफ का होता है ग्रुप। ये जल्दी से देख भी लेते हैं, ये होम टैब है। होम टैब के अंदर अगर हम लोग जाएं तो ये पैराग्राफ का ग्रुप बना हुआ है।
ठीक हो गया। अच्छा, वापस स्लाइड पे आते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये चार चीजें, चार टूल्स को हाईलाइट किया हुआ है जो कि बुलेटेड लिस्ट के नीचे हैं। ये बेसिकली आपके अलाइनमेंट टूल्स हैं। जो सबसे इधर वाला ये लेफ्ट अलाइन कहलाता है, ये वाला सेंटर अलाइन कहलाता है, ये वाला जो है ये राइट अलाइन कहलाता है, और ये वाला जो है इसको अपेरेंटली यहाँ पर लेबल नहीं किया गया, ये वाला बेसिकली जस्टिफाई कहलाता है। तो हम इनको देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में ही तफसीलन कि ये क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। ये मेरे पास एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो इनिशियली मैं सिर्फ जल्दी से ये आइडेंटिफाई करा दूं कि जब आप डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो कर्सर है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड होता है। तो इसलिए आप जो भी यहाँ पर लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखना शुरू होता है नेचुरली, क्योंकि इंग्लिश जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं विद लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर अगली लाइन में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ये सेंटर अलाइन करें तो क्या होता है। सेंटर अलाइन करने से आप देख रहे हैं कि आपका कर्सर बिल्कुल आपके पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, अब सेंटर में करने से अब हम लोग लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब सेंटर में लिखा है तो वो उसके अक्रॉस लिखते हैं। आप जो भी लिखेंगे इट विल मेक श्योर, वर्ड विल मेक श्योर कि आप सेंटर में ही पेज के चलते रहें। तो ये तो हो गया सेंटर अलाइन। ठीक है, अब हम लोग अगली लाइन पे चलते हैं अगले फिनोमिना को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कि है राइट अलाइन। राइट अलाइन उसके नाम से जाहिर है कि वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे चला गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो है ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स सी इफ वी राइट व्हाट हैपेंस। ये देखें, ये बजाय इसके कि यहाँ से अगली लाइन पे चला जाता, ये जो है राइट टू लेफ्ट जो है आपकी स्टेटमेंट लिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप इसको जितना मर्जी लंबा कर लें तो ये अल्टीमेटली राइट टू लेफ्ट लिखता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स अलाइनमेंट के। ये आपकी ज़रूरत कहाँ पर आती हैं, ये मुख्तलिफ सिनारियोज में मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ती है। एट टाइम्स आप कोई एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे होते हैं, उसमें आपने डेट जो होती है वो राइट साइड पे लिखनी होती है लेफ्ट की बजाय, तो आप कन्वीनियंटली राइट अलाइन की ऑप्शन इस्तेमाल करके डेट वहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग मजीद डेमोन्स्ट्रेशन में जाने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एक खुला हुआ है डॉक्यूमेंट, उसमें हम लोग जाएंगे, बल्कि ये डॉक्यूमेंट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं खुला हुआ। मैं जो हूँ जल्दी से वो डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, जिस तरह के हमने कल खोला था। ये वाला डॉक्यूमेंट हम लोगों ने कल इस वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया था, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है स्मिथ फ्लायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सारी ऑप्शंस इसके ऊपर जल्दी से एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे एक रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर वो क्या चेंजेस आती हैं इसके ज़रिए। जिस तरह कि हमने ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइंड है आपका ये डॉक्यूमेंट, इस वक्त टोटली लेफ्ट अलाइंड है। हर चीज़ लेफ्ट मार्जिन के अगेंस्ट जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में होशियार होके जो है खड़ी हुई है। तो इससे आपको पता चला कि आपका डॉक्यूमेंट लेफ्ट अलाइन हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग एक जल्दी से नज़र मारें इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो हमें ये फील होता है कि जो सबसे ऊपर लिखा गया हुआ है मेक स्मिथ प्रॉपर्टीज योर रियल्टर, ये शायद इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है।
तो नॉर्मली एक प्रैक्टिस है कि आप किसी भी चीज़ का टाइटल जब लिखते हैं तो वो पेज के सेंटर में होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको भी सेंटर में ले जाते हैं। मैंने जिस पोर्शन को सेंटर में करना है या सेंटर अलाइन करना है, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हम लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें से किसी भी एक तरीके को आप अपनाते हुए सिलेक्ट कर लें और सेंटर अलाइन दबाएं, तो देखें कि ये आपके बिल्कुल सेंटर में आपका टाइटल आ गया। आप चाहें तो फिर उसके ऊपर फॉर्मेटिंग का कोई भी अप्लाई करके उसको ज़्यादा क्लियर बना सकते हैं। ये तो हो गया टाइटल की कहानी। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब बाकी की सारी चीज़ें जो है लेफ्ट अलाइंड है, तो देखते हैं कि अगर हम लोग इनको राइट अलाइन करें तो डॉक्यूमेंट कैसा दिखना शुरू होता है। मैं ऐसा करता हूं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को राइट अलाइन करके देखता हूं। पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट लेफ्ट अलाइन हुआ तो हमने देख लिया। तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैं कन्वीनियंटली कंट्रोल A का सहारा लेता हूं। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया और मैं इसको राइट अलाइन करता हूं। अब मैं जब राइट अलाइन किया तो आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है राइट मार्जिन जो था डॉक्यूमेंट का उसके अगेंस्ट अटेंशन होके एक ही लाइन में खड़ा हो गया। लेकिन ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से तो नहीं होते, लेकिन देन अगेन ये आपकी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। इसी तरह हम लोग पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अगर सेंटर अलाइन कर लें तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं, उस पर ये डिपेंड करता हुआ होगा। अच्छा, ये 3 ऑप्शंस तो हम लोगों ने देख ली फौरी तौर पे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के एंड पे जो है ये लाइन टूट कर, क्योंकि ये पूरी नहीं आ सकती थी मार्जिन की वजह से, तो उसने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर लिया अगली लाइन पे। इस कॉन्सेप्ट को लाइन रैपिंग का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन रैपिंग, WRAPPING, लाइन रैपिंग। ये क्या करता है कि जब ये अपनी हद को पहुंचती है, एक लाइन अपनी लिमिट पे पहुंचती है, तो वो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आप लिख रहे होते हैं उस पूरे के पूरे वर्ड को अगले लाइन पे ले जाता है, और ना कि उसको ब्रेक करके हाइफन करके वो लिखता है, बल्कि वो पूरे के पूरे। अब उसका क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आप ये देख रहे हैं कि लाइनें टूटी हुई आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल जो है लुक नहीं होती। तो इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा मज़ीद प्रोफेशनल लुक देने के लिए जो है ना, वो ऑप्शन यूज़ होती है ये जस्टिफाई की। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर जस्टिफाई का ऑप्शन यूज करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जस्टिफाई ये सेंटर वाला करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट जहां पर पैराग्राफ लाइंस रैप हो रही थी, उसने लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के अगेंस्ट बिल्कुल उनको जो है स्ट्रेट लाइन कर दिया। अब चीज देखने में जो है शार्प और अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं या आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं, उनको इस तरीके से प्रेजेंट करें तो पढ़ने वाले पे भी अच्छा असर पड़ता है। पढ़ने वाले को लगता है कि भाई जिसने लिखा है दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाइड फॉर्म में लिखें। और ऑब्वियसली जहाँ पर ये लाइन ब्रेक्स थी वहाँ पर उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एज इट इज़ ही रही। एक चीज़ का आपने गौर किया होगा कि जस्टिफाई करने के चक्कर में इसने वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग्स जो हैं उनको रीएडजस्ट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता है ताकि आपकी चीज़ जो है वो अच्छी और खूबसूरत दिखे। ये तो हो गया अलाइनमेंट टूल के बारे में सारा कुछ। अब हम आगे चलते हैं और लाइन स्पेसिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इस स्लाइड को जरा गौर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसके ऊपर हमने जो है पैराग्राफ का ही ग्रुप जो है दोबारा हाईलाइट किया हुआ है, और उसके अंदर जो जिस टूल को हमने हाईलाइट किया है इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ये लाइन स्पेसिंग का टूल है। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम लोग इस
एरो को क्लिक करते हैं, ये जो ड्रॉप एरो है, तो ये एरो जो है एक्सपैंड होके इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो एक्सपैंड होके खुल जाता है, जिसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। और ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1, 1.15, 1.5। अब अगर आपसे कोई कहे कि आप अपनी लाइन स्पेस जो है वो 1.5 एडजस्ट करें, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाए। ठीक है, अब अगर आप कोई कहे कि 1.5 है, तो 1.5 लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तहरीर लिखी हुई है कि 1.5 in word line spacing means that the space between two lines is equal to 1.5 times the height of the letter। यानी कि आपके उस लाइन में जो लेटर की हाइट है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आगे अगली लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वो उतनी देगा। ठीक है, तो दैट मेक्स सेंस, इजी रेफरेंस है। आपकी जो फॉन्ट साइज है उस फॉन्ट साइज का 1.5 टाइम्स करके वो अगली लाइन में आपको ले जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। हम वापस अपने स्मिथ फ्लायर वाले डॉक्यूमेंट में आते हैं इस फिनोमिना को देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये इस पैराग्राफ में जो स्मिथ प्रॉपर्टीज वाला है इसमें जाएं और हम लोग ये लाइन स्पेस में जाएं, तो हम लोग फौरी तौर पे देख सकते हैं कि ये इसमें लाइन स्पेस 1 की है, यानी कि 1 वर्ड अपार्ट, 1 लाइन अपार्ट। ठीक है, तो किस तरह पता चला? क्योंकि इसके अगेंस्ट टिक लगा हुआ है। ठीक है, अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो कहती है, या एक आम मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन जो है वो ये कहती है कि अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना हो तो उसके लिए जो आइडियल लाइन स्पेसिंग है ना वो 1.15 की है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं उनमें इतना एडिकेट डिस्टेंस होता है कि पढ़ने वाले को जो है ना कंफ्यूजन नहीं होती, वो गलती से मिक्स नहीं कर जाता। ऐसा ना हो कि ऊपर वाली लाइन पढ़ते पढ़ते नीचे वाली लाइन मिक्स हो जाए। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपनी लाइंस के दरमियान डिस्टेंस 1.15 का रखें। लेकिन अगेन ये हर एक डॉक्यूमेंट, हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट के मुताबिक जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक 1.15 is an advised line space। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक लाइन स्पेस की कवरिंग हो गई। और आप जो है एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लाइन स्पेसेस किस तरीके से होती हैं, उनका रिजल्ट क्या। मैं बल्कि एक ऐसा करता हूँ, फौरी तौर पे यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ इस कॉन्सेप्ट की, जिसमें कि हमने कहा था कि जो आपका लेटर वर्ड होता है, वर्ड का 1.5 या 2 पॉइंट्स का या 2 लाइंस का जो भी वो डिनोमिनेशन होती है उसका फर्क होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट साइज बड़ा है। ठीक है, अब इस साइज के बड़ा होने की बाद अगर हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लाइन का साइज बढ़ा के देखते हैं कि क्या वाकई में इतना फर्क पड़ता है। तो आप ये देखें कि ये जो है 2 लाइंस का ही, जितना बड़ा लेटर है उतना ही लाइन का फर्क पड़ रहा है। इसको एक और तरीके से चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इनका फॉन्ट साइज छोटा करें तो क्या लाइन स्पेस दरमियान की कम होगी? बिल्कुल कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं लेटर के साइज के मुताबिक लाइन स्पेस भी कम होती जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग बड़ा करें तो बिल्कुल एक लाइन स्पेस के मुताबिक वो एडजस्ट हो रही है। तो ये जो है हमने फौरी तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लिया कि क्या रिजल्ट आता है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि लाइन स्पेस जो है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एजेंडे में, और हमारे एजेंडे में आगे है इंडेंटेशंस के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है,
क्योंकि अगेन मैं हादी के असाइनमेंट की मिसाल दूंगा कि अगर हम लोग उसको देखें तो वो देखने में जो है थोड़ा सा जो है आउट और इनकन्वीनियंट लग रहा था देखने वाले को। तो आपकी चीज़ जो है वो प्रेजेंटेबल रहे, वो उसके लिए आपकी लाइन स्पेसेस, आपकी अलाइनमेंट्स और आपकी इंडेंटेशंस जो हैं ये सब मिलके जो है एक अच्छा रोल अदा करती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि अगर हम लोग इंडेंटेशंस की बात करें तो वो किस तरीके से हम लोग इंडेंटेशंस को देख सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर एक शॉर्टकट या दिस स्लाइड इज सॉर्ट ऑफ अ चीट शीट के आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या होता है। ये आपके रूलर के ऊपर, जैसा कि पहले बताया था, कि इंडेंटेशन मार्कर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड है यहाँ पर। और इन इंडेंटेशंस की बेस के ऊपर जो है बेसिकली 4 किस्म की इंडेंटेशंस पाई जाती हैं। एक होती है फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो कि ये पहले पैराग्राफ के ऊपर हमने अप्लाई किया है, इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे। फिर लेफ्ट इंडेंट से क्या हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है उसको उसकी लेफ्ट इंडेंटेशन जो है हमने सेट की। इसी तरह जिस तरह लेफ्ट इंडेंटेशन है उस तरह राइट इंडेंट की भी ऑप्शन है। तो राइट इंडेंट जो है इसके लिए कौन सा मार्कर हिलाना पड़ता है और किस तरीके से एडजस्ट होता है वो भी हम लोग अभी डिमॉन्स्ट्रेशन में देख लेंगे। फिर एट द एंड हैंगिंग इंडेंट की बात हो रही है। हैंगिंग इंडेंट जो है ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें पहली लाइन को उधर ही रखते हुए बाकी का उसके नीचे जितनी भी लाइनें हैंग कर रही हैं उनको उसने रीअरेंज किया है। ठीक है, अब ये हैंगिंग इंडेंट जो है ना ये कुदरती तौर पे किस तरह इम्पोर्टेंट है वो अगेन मैं हादी की असाइनमेंट की बेस के ऊपर जो ना डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू आवर स्मिथ फ्लायर डॉक्यूमेंट। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए ना हम लोग बाकी का पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देते हैं और पैराग्राफ जो है उसको लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। ये करने की वजह ये है कि हम जो है चारों किस्म की इंडेंटेशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक ही किस्म के पैराग्राफ के ऊपर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या उनका रिजल्ट आता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 4 कॉपीज बना ली हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी की ऑप्शन के साथ। अब हम लोग जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसकी हम लोग करेंगे इंडेंटेशन। ठीक है, और वो इंडेंटेशन किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि ये आपका रूलर है, रूलर के ऊपर ये एरोज जो हैं दीज आर द मार्कर्स जो कि इंडेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम लोग इनके ऊपर जब जाते हैं कर्सर लेके तो ऑटोमेटिकली वो आपको हेल्प आउट भी करता है कि ये क्या है। ये ऊपर वाला एरो जो है इट इज फर्स्ट लाइन इंडेंट, नीचे वाला एरो जो है इट इज द हैंगिंग इंडेंट, और उसके नीचे ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है रेक्टेंगल सा दिस इज लेफ्ट इंडेंट। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये वाला एरो जो है राइट इंडेंट कहलाता है। ठीक है, याद रहे कि किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या लाइन के ऊपर इंडेंटेशन की ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट हैज टू बी सिलेक्टेड। हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, अब इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग लेफ्ट इंडेंटेशन का जो है अप्लाई करेंगे। तो ये लेफ्ट इंडेंटेशन के मार्कर को मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये सिर्फ पहली लाइन को मूव कर रहा है। मैंने भी पकड़ के रखा हुआ है एंड आई कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग, जहां पर भी मैं चाहता हूं कि इंडेंटेशन इसकी फिक्स हो जाए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ये मैं इसको भी फिलहाल यहाँ पर फिक्स कर देता हूं जो कि बेसिकली 0.8 इंच कहलाता है। 0.8 किस तरह हुआ, ये जो छोटे छोटे, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये 1 इंच की मार्किंग हुई है, तो 1 इंच मार्किंग के अंदर ये जो है ये ½ इंच की मार्किंग है, ये ½ इंच के बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 10 की और ये अल्टीमेटली आपकी 1 इंच की मार्किंग है। तो मैं इसको
0.7 के ऊपर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी जो इंडेंटेशन है वो टैब के जरिए भी होती है। मैं इसको वापस रिसेट करता हूँ और रिसेट करके आपको एक दफ़ा इसके शुरू में लाके टैब का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा, ये देखें ऑटो इंडेंट कर रहा है लेकिन इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ठीक है, ये अपने माइंड के मुताबिक कर रहा है, लेकिन ये एक तरीक़ेकार फास्ट है इंडेंटेशन लेकर आने का। टैब के साथ हमेशा इंडेंटेशन 1/2 इंच मार्क की होगी। आप ये ऊपर रूलर के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी इंडेंटेशन मार्क्स जो हैं 1/2 इंच की मूवमेंट कर रहे हैं। ये पहली इंडेंटेशन थी, ये अगेन 1/2 इंच की, फिर 1/2 इंच की, फिर 1/2 इंच की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोग वापस जो है अपनी कस्टम इंडेंटेशन पे आते हैं, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि 0.7 इंच की रखनी है। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट इंडेंटेशन कर ली। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ की जो है, सॉरी फर्स्ट, ये लेफ्ट इंडेंटेशन नहीं है, माय बैड, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। मैंने जहां जहां पर भी लेफ्ट इंडेंटेशन बोला है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। अब हम लोग इस वाले पैराग्राफ के ऊपर लेफ्ट इंडेंटेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन के लिए ये जो नीचे रेक्टेंगल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखें इसने लिखा हुआ भी आ गया लेफ्ट इंडेंट। हम इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड रिलीज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका पैराग्राफ लेफ्ट इंडेंट हो गया है। इसकी अलाइनमेंट जो है लेफ्ट इंडेंटेशन इसकी सेट हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग चाहेंगे कि इस वाले पैराग्राफ की राइट इंडेंटेशन जो है सेट करनी है। उसके लिए हम लोग ये राइट वाले मार्कर को मूव करेंगे और अपनी पसंद की जगह पर जहां पर भी हम लोग चाहते हैं उसको वहां पर जाके रिलीज कर देंगे। ठीक हो गया। और ये बिलाखिर इस आखिरी के ऊपर हम लोग जो हैंगिंग इंडेंटेशन है उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस तरह आता है। पहली लाइन उधर ही रहेगी और अगली लाइन मूव कर जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पर देखा इस तरीके से आपकी 4 इंडेंटेशंस जो हैं वो यहाँ पर हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके देखी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि वो वाला केस स्टडी के तौर पे लेके चलें जो कि अब्दुल हादी की असाइनमेंट में हुआ था। अब्दुल हादी ने जो है लिखा हुआ था मैंगो एंड लेट्स से कि शायद दूसरा फ्रूट उन्होंने एप्पल लिखा हुआ था और फिर ऑरेंज गालबन लिखा हुआ था और इसके ऊपर उन्होंने नंबर अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, अब जो मैंगो और 1 था ना, ये एप्पल की निस्बत मैंगो और 1 जो था ये थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ था। हादी ऐसा ही है ना? हादी, आप अगर अपनी असाइनमेंट खोलेंगे तो थोड़ा सा 1 आगे है ना 2 की निस्बत। ठीक है, तो आप उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं और रीएडजस्ट आपकी ये इंडेंटेशन से होगा। ठीक है, अच्छा अब एडजस्ट करने के तरीकेकार 2 मैं बताता हूँ आपको। जब आप न्यूमेरिक लिस्ट बनाते हैं ना, तो न्यूमेरिक लिस्ट में ये जो ऑटो जनरेटेड नंबर्स होते हैं ना, ये आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन के उस स्कोप में आते हैं। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 1 को मैं 2 के साथ अलाइन करूं तो आप उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको क्लिक करके ये देखें एडजस्ट हो गया। लेकिन अब मैंगो आगे चला गया, तो मैंगो को क्या किया जाए, आप मैंगो को सिलेक्ट करें, सिर्फ मैंगो को जो जिसको आपने सेट करना है, और आप इसकी हैंगिंग इंडेंट पकड़ेंगे। आप लेफ्ट इंडेंट नहीं पकड़ेंगे, हैंगिंग इंडेंट पकड़ेंगे और हैंगिंग इंडेंट को आप एडजस्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि आपने इफेक्टिवली अपनी इंडेंटेशंस को सही कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि दिस हैज बीन हेल्पफुल और हमारे पास एक केस स्टडी भी आ गई और हमने उसको प्रैक्टिस करके भी देख लिया कि वो किस तरीके से दुरुस्त हो सकती है।
तो अब हम ऐसा करते हैं कि आगे मूव करते हैं। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में हो तो मोस्ट वेलकम। नहीं है कोई कंफ्यूजन, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आ जाते हैं टैब्स के ऊपर, ठीक है। अब टैब्स जो हैं वो क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। अगेन इस स्लाइड के अंदर एक यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि ये लेफ्ट टैब एडजस्टमेंट शो की गई है, ये सेंटर टैब एडजस्टमेंट शो की गई है, ये राइट टैब एडजस्टमेंट शो की गई है, और ये एक टैब एडजस्टमेंट है जिसको कि डेसिमल टैब एडजस्टमेंट कहते हैं। उसको भी अभी हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या है। और ये बीच में आप लाइन देख रहे होंगे, मजेदार बात ये है कि ये भी टैब के जरिए आ सकती है और इसको हम लोग कहते हैं बार टैब, ठीक है। लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, इन 4 टैब्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में। लेकिन सवाल ये है कि ये टैब हैं कहाँ पर, पूरे ऊपर किस रिबन में होते हैं, कहाँ होते हैं, अगर जरूरत पड़े तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अरे भाई ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ये छोटे से नुक्कर में छुप कर बैठे हुए हैं, सामने भी हैं लेकिन फिर भी छुप के नुक्कर में बैठे हुए हैं। तो ये वो जगह है जहां पर आपके टैब्स की ऑप्शंस आती हैं और आप इनको फिर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग जाएंगे अपनी शीट में। कौन सी शीट में? वर्ड डॉक्यूमेंट में। और वर्ड डॉक्यूमेंट में हम कोशिश करते हैं कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करें, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया था काम, इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर दिया ताकि हम लोग जो हैं टैब्स को इफेक्टिवली समझ सकें। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि टैब्स यहाँ पर एक कॉर्नर पे होते हैं। आप सबको नजर आ रहा है ये कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉर्नर है आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि एक एल बना हुआ है। मैं इसको एक दफा क्लिक करूंगा तो वो उल्टे टी की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो उल्टा टी है ये बेसिकली सेंटर टैब कहलाता है। आप ऊपर हुवर करेंगे तो वो आपको टिप भी दे देता है कि व्हाट इट्स कॉल्ड, ठीक है। एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो है राइट टैब कहलाता है। उल्टा एल लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड राइट टैब। एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एक उल्टा टी है लेकिन इस उल्टे टी के ऊपर एक डॉट बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ डेसिमल टैब, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एक बिल्कुल लकीर सी एक बनी हुई है, ये लकीर जो है ये बार टैब कहलाती है, ठीक है। और आप एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे। फिर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो हैंगिंग इंडेंट की ऑप्शन आ गई, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, पीछे हम लोग तफसीली तौर पे कर चुके हैं इसको डिस्कस। और एक दफा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट टैब जो है वो आ जाएगा। और अल्टीमेटली इस तरीके से आपका टैब्स का ये बकायदा साइकिल जो है चलता रहता है, ठीक है। हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के ऊपर ले आते हैं। अब ये टैब्स जो है सेट किस तरह होते हैं ये चेक कर लेते हैं। उससे पहले जल्दी से, जब हम लोग कुछ भी लिख रहे होते हैं तो लिखने के बाद टैब दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाफ इंच मार्किंग के हवाले के हिसाब से मूव करता है हमारा कर्सर, जो टैब का बटन होता है हमारे उसके ऊपर। तो ये बाय डिफॉल्ट टैब जो है हाफ इंच मार्कर के ऊपर मूव करता है। और जब वो मूव करता है तो आप वहां पर लिख भी सकते हैं अपनी मर्जी की चीज, ठीक है, जिस तरह कि अभी मैंने करके देखा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो है मेरी मर्जी से हों, हर चीज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मर्जी से ना हो। मैं इस डॉक्यूमेंट का मैं मालिक हूँ, आई एम द किंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे अशारों के ऊपर जो है ना चीजें हों। तो वो अशारे क्या हैं? आप लिखते हैं कि जी हम वही वाला जो स्लाइड के ऊपर बना हुआ है वही रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट साइड
तो ये लेफ्ट इंडेंट जो है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, ये लेफ्ट इंडेंट है। और इसको अगर मार्कर को अगर मैं कहीं आगे यूज करना है बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट इंडेंट ही है, लेकिन अगर मैं इसको रूलर पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो किस तरह करूंगा, उसका तरीकेकार ये है कि मैं रूलर के ऊपर जाके कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं ये एल आ गया है। अब ये जो है आइडेंटिफाई कर रहा है लेफ्ट टैब को, ठीक है। ये आपकी उस लाइन में लेफ्ट टैब की एडजस्टमेंट इसने बनाई है कि अब आइंदा से लेफ्ट टैब जो है आप कहाँ पर, पहले हाफ इंच के हिसाब से टैब मूव करता था, तो मैं कहता हूँ कि भाई हाफ इंच के हिसाब से अब ना हो, बल्कि अब मैं टैब दबाऊं तो यहाँ पर आए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये आपने देखा ये यहाँ पर आ गया एंड स्टिल इट इज अ लेफ्ट टैब, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट लिख रहा है। अच्छा, अब मैं साइकिल करता हूँ और सेंटर टैब के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सेंटर टैब मैंने ले लिया। सेंटर टैब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर 4 इंच पे आए, ठीक है। चूंकि हमारी ये वाली लाइन जिसमें कर्सर है सिलेक्टेड है, तो ये वाला फिनोमिना इस लाइन के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये जहन में रखिएगा। अब मैं लेफ्ट टैब के बाद दोबारा टैब प्रेस करता हूँ तो क्या होता है कि ये एग्जैक्टली उस उल्टे टी के नीचे ले आता है मुझे। और मैं जब यहाँ पर अब लिखना शुरू करता हूँ ना, क्या लिखना शुरू करता हूँ, कुछ भी, तो आपने गौर किया कि हो क्या रहा है, ये उस उल्टे टी के एग्जैक्ट सेंटर के मुताबिक एक्सपैंड हो रहा है जो भी आप लिख रहे हैं। ये कितनी अजीब सी बात है, यहां पर मैं लिख रहा था तो ये तो सेंटर के मुताबिक नहीं था, ये लेफ्ट लाइन ये है तो ये आगे की तरफ लिख रहा है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट दोनों की जगह पर एक्सपैंड हो रहा है। ये आपको कन्वीनियंटली नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं साइकिल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये राइट टैब अब मैं यूज करना चाहता हूँ। तो राइट टैब जो है मैं 6 इंच मार्कर के ऊपर लेकर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब मैं टैब करूँ तो अब ये यहाँ पर आ जाए। और अब मैं यहाँ पर जब लिखूंगा तो क्या होगा, कोई कोई बता सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक लंबा सा वर्ड लिखूं तो उसके साथ क्या होना चाहिए सलूक, क्या वो अगली लाइन पे जाएगा रैप करके या क्या करेगा, कोई एनी वाइल्ड गेसेस, हादी या फिर एहसान। मैं अगर यहाँ पर कुछ टाइप करूं तो क्या होगा, मैंने पहला लेटर टाइप किया, कोई गेस कर सकता है। चले मुझे ये बताएं क्या ये अगली लाइन पे जाएगा कि अगली लाइन पे नहीं जाएगा अगर मैं कोई लंबा सा वर्ड टाइप करूं तो, कौन कहता है कि अगली लाइन पे जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से खामोशी है, कोई मसला नहीं, मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इसको राइट इंडेंट लिखें तो आप देख रहे हैं कि ये इस लाइन से आगे जा ही नहीं रहा, बल्कि ये राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये राइट इंडेंट का जो है प्रिंसिपल है। अब अगर इस लाइन के बाद मैं एंटर करूंगा ना तो ये एग्जैक्ट यही वाली प्रॉपर्टी अगली लाइन पे भी इंप्लीमेंट कर देगा, लेफ्ट लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस वाली लाइन के ऊपर ये वाली टैब्स एडजस्ट ना हो, तो आप टैब्स को रिमूव इस तरीके से कर सकते हैं, उनको क्लिक करें और ड्रैग डाउन कर दें। तो अब आप यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं लेफ्ट लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ तो ये वापस डिफॉल्ट सेटिंग के मुताबिक टैब आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन में जाता हूँ तो आपके टैब्स वापस अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जिस लाइन पे टैब्स अप्लाई करने हो सिर्फ उनके ऊपर आते हैं, उसके अलावा कहीं से आपने रिमूव करने हो तो आप उनको ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग करके रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इन सब बातों में एक चीज तो रह गई, बल्कि 2 चीजें रह गई।
हम लोगों ने अभी तक बार टैब को नहीं डिस्कस किया और हमने उसको भी डिस्कस नहीं किया, डेसिमल टैब को भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम वापस अपनी पहली लाइन पे आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि लेट से कि अगर आप देखें तो एक किस्म का लग रहा है कि ये 4 डिवीजन हुई हुई हैं और मैं चाहता हूं कि ये 4 डिवीजन इफेक्टिवली नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये बार टैब जो है इसका इस्तेमाल करूंगा। बार टैब में कहता हूं कि इन दो लाइनों के दरमियान में यहां पर आ जाए, इसी तरह इन दो लाइनों के दरमियान में यहां पर आ जाए और इन दो लाइनों के दरमियान में यहां पर आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो आ गई हैं लाइनें, ये बार टैब कहलाती हैं। इसका फायदा अभी बता देते हैं। ये इस वाली लाइन को डिलीट करते हैं और वापस इस लाइन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटर दबाते हैं, लेफ्ट, फिर मैंने टैब दबाया तो बार ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपैंड करती जाएगी। ठीक है, मैंने यहां से एंटर कर दिया आगे टैब दबाने की बजाय, तो फिर वही हरकत हो गई। ठीक है, बार आपकी एक्सपैंड होती गई। ठीक है, और हर टैब पे आपकी जो भी टैब एडजस्टमेंट थी वो हम देख पा रहे हैं कि चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। हम लोग अगली लाइन में ना ये जो आखिरी वाला है ना, इसको अभी रिमूव कर देते हैं और इसकी बजाय हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो सा एक रह गया टैब, डेसिमल टैब, उसको डाल लेते हैं। अब ये डेसिमल टैब जो है ये क्या करता है, डेसिमल टैब हम लोग कहते हैं कि जी ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। अगली लाइन में लिखते हैं, हम लोग अब डेसिमल टैब को डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे। डेसिमल टैब डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं उस टैब पे जहां पर के डेसिमल टैब हमने अप्लाई किया। डेसिमल टैब जो है, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, ये इफेक्टिवली इस्तेमाल होता है जहां पर आपने नंबर्स लिखने हो। ठीक है, और नंबर्स भी ऐसे जो कि डेसिमल पॉइंट में। इसकी एग्जांपल क्या है, अगर आपने कहीं पे कोई अमाउंट लिखनी है, ठीक है, एहसान अकाउंट्स के हैं, वो इस चीज को समझते होंगे कि आप अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट में आप सैलरीज बना रहे हैं तो आप पहले एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं और एक कॉलम में आप लिखते हैं उसकी सैलरी कितनी है। लेकिन खैर सैलरी जो चूंकि राउंडेड फिगर में होती है, तो उसकी मिसाल की बजाय हम लोग ले लेते हैं किसी भी ऐसी चीज की मिसाल। आप किसी चीज को बाय करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो रुपयों में होती है और पैसों में होती है। अब अगर कोई चीज जो है 10.5 रुपए की आई है तो उसके लिए आप लिखेंगे 10.50। ठीक है, अच्छा, अब आपने शायद गौर किया कि नहीं किया, ये पॉइंट जो है ना ये एग्जैक्टली उस टैब के नीचे आया है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि मैंने एप्पल्स लेने थे और एप्पल्स की कॉस्ट जो है वो कितनी आई, 20.50। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के नीचे आ गया। अब मैं एक और काम करता हूं, ऑरेंजेस लिए, ऑरेंजेस जो हैं वो मुझे पड़े लेट से 100 रुपए के। कुछ समझ आई आप लोगों को कि हुआ क्या है यहां पर? डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे ही आएगा। जब आप डेसिमल टैब यूज करेंगे तो इस तरह डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ये डेसिमल टैब कहलाती है। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ अभी एहसन इकबाल भी मौजूद हैं। एहसन कैसे हैं आप, खैरियत से? हेलो एहसन। एहसन अगर आप सुन पा रहे हैं तो काइंडली अनम्यूट करें।
चलें, एहसन गालबन बिजी हैं। मैं एहसन से इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि एहसन ने जो है ना जब ये कोर्स के लिए साइन अप हो रहे थे तो उन्होंने एक सवाल किया था, ठीक है, और उस सवाल का जवाब जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं। मैं इस पूरी लाइन के टैब्स को डिलीट कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ, और एहसन का जो एक सवाल था उसको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एहसन कह रहे थे कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसकी तारीख हम लोगों को राइट पे लिखनी होती है, एक ही लाइन पे और लेफ्ट पे, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका टैब किस तरह सेट किया जा सकता है उसको, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था। तो लेट्स से कि यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखना चाहते हैं लेट्स से एस्टिमेट नंबर 1 2 3, और इस एस्टिमेट के अगेंस्ट अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि तारीख क्या थी। अब एक तरीकेकार तो ये है कि मैं टैब दबा दबा के एंड पे चला जाऊं, और यहाँ पर जब मैं डेट लिखने लगूं तो क्या हुआ, डेट तो अगली लाइन पे चली गई। अब मैं इसको यूं मैनुअली एडजस्ट करूं, क्या करूं, परेशानी है। तो इस परेशानी का हल जो है वो क्या है कि मैं इस वाली लाइन में अपना राइट इन टैब जो है वो एडजस्ट कर लूंगा। मैं इस राइट टैब को कहता हूं कि ये इस लाइन के एंड पे आ जाए, बिल्कुल एंड पे आ जाए, ठीक है। अब मैं जब एस्टिमेट नंबर 1 2 3 लिखने के बाद टैब दबाता हूं तो अब मैं डेट जो हूं डाल सकता हूं अपनी मर्जी की, बगैर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के, ठीक है। अब मसलन ये अक्टूबर है, 6 अक्टूबर 2021, और ये अब ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आई, आपने एस्टिमेट भी लिख लिया, उसके ऊपर जो भी अप्लाई करना था फॉर्मेट वो भी कर लिया, और इफेक्टिवली आपने तारीख जो है उसको भी लिख लिया। अगेन याद रहे, जब आप अगली लाइन में जाएंगे तो आप एग्जैक्टली उसी इफेक्ट को साथ लेके जा रहे होंगे। अगर आप टैब दबाएंगे तो ये दोबारा एंड पे आपको ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अगली लाइन में हो इस तरह, तो आपको वो टैब रिमूव करना पड़ेगा। तो आई होप कि इस तरीके से टैब के कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग समझ गए होंगे। एहसान, एहसन, हादी, कोई सवाल इस हवाले से आपके जहन में हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सर सकते ये हैं। टैब रिमूव करने एक दफ़ा दोबारा बताइएगा कि जब नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो ऊपर प्रीवियस फॉर्मेटिंग को किस तरह ख़त्म किया है। मैं बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे हम लोग वापस आ जाते हैं इधर। एहसान, ये आपने सवाल किया था? जी सर मैंने किया है। जी जी, अच्छा, हम लोग वापस आ गए इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि ये वाला टैब रिमूव हो जाए, ये वाला टैब, ठीक है। आप उसको क्लिक करेंगे और ड्रैग डाउन कर देंगे। अब देखिएगा क्या होने लगा, वो वापस ओरिजिनल टैब के मुताबिक पीछे चला गया। सर मैं ये समझ पूछ आ रहा हूँ, गई? जैसे फर्स्ट लाइन में तो हमने वो सेम फॉर्मेटिंग रखी ना जो आपने की है, डेट राइट साइड भी रखी है। जी जी। जब नेक्स्ट लाइन में जाना है, एंटर करके जब तो नेक्स्ट उसमें लाइन क्या में करना जाएंगे, है? ठीक है, उसमें ठीक है, उसमें सेम प्रोसीजर ही करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे एग्जैक्टली उसको। एग्जैक्टली। देखिए मैंने यहाँ से एंटर किया ना, एंटर करके मुझे पता चल रहा है कि इस लाइन में भी टैब सेटिंग्स क्या है वो नजर आ रही हैं मुझे। तो अभी मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ तो पुरानी वाली सेटिंग के मुताबिक ही मुझे करना हो रहा है। लेकिन अब मैं इस वाली लाइन में इस टैब को रिमूव कर दूंगा तो जो भी मैं लिख रहा हूँ टैब दबाने से अब वो वाली सेटिंग इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो ये तरीकेकार है टैब को रिमूव करने का, ठीक है। तो अगर ये सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है हमारा है एजेंडे में सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, सॉर्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट के हवाले से मैं क्या करूँगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी खुली हुई है उसको ओपन करता हूँ।
बल्कि ये वाली डॉक्यूमेंट जो है ये इफेक्टिवली आपकी जो है ना अलाइनमेंट, ये टैब्स वाली एक्सरसाइज के लिए भी जो है इफेक्टिव है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे टैब सेटिंग्स के साथ ये पूरा टेबल बना हुआ है। और यहाँ पर मुझे याद नहीं रहा कि मैं यही एक्सप्लेन कर देता, मैंने ये स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था। इफेक्टिवली वहाँ पर जो भी चीज़ मैंने की है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों के मैंने नाम और डमी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। और ये यहाँ पर जो है ये डेसिमल टैब लगा हुआ है, इसलिए हर चीज़ उसी के नीचे आ रही है। यहाँ पर एड्रेस के नीचे लेफ्ट टैब लगा हुआ है, यहाँ पर टेलीफोन के साथ राइट टैब लगा हुआ है। तो ये एक यूज केस सिनेरियो है जिसके अंदर आप टेबल बनाए बगैर एक टेबल की फील वाली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाली डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर कर लूंगा ताकि आप इसको देख सकें और एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, अब जिस तरह के हमारे एजेंडे में आगे सॉर्ट और अनसॉर्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग। अनसॉर्टेड और लिस्ट को सॉर्ट किस तरह किया जा सकता है इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें कि लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो है सॉर्ट हो जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ए, फिर ई, फिर ओ, फिर ओ, फिर पी, फिर पी, यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है ये सॉर्ट हो गया। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, वी विल डू दैट नाउ। ठीक है, इसी वाली डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आसानी के लिए, चूंकि यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, मैं इसी लिस्ट को कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ और उसके ऊपर सॉर्टिंग डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है। तो मैं नाम सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ नाम चाहिए फिलहाल, आगे वाले नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्टिव सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, और सिलेक्टिव सिलेक्शन के लिए मैं कंट्रोल दबा के ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप सिलेक्टिव सिलेक्शन किस तरह कर सकते हैं। मैंने इसको कंट्रोल कॉपी किया और जहां पर मैं चाहता हूं कि लिस्ट बन जाए वहां पर कंट्रोल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास लिस्ट आ गई है। अब मैं इस लिस्ट को चाहता हूं कि अव्वल तो मुझे इनकी लाइन स्पेसिंग भी अच्छी नहीं लग रही, मैं लाइन स्पेसिंग कम कर लेता हूँ। ठीक है, और इनके दरमियान की स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ। ये जरा पास पास हो गए तो जरा अच्छा करीब हो गया काम। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये इनकी सॉर्टिंग करूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अच्छा, सैयद अहसन इकबाल जो हैं वो 3 लाइनों में चले गए हैं, तो सैयद अहसन इकबाल को वापस हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये 5 नाम जो हैं उनको हम लोग सॉर्ट कर सकें आपस में। हमें विगली लाइंस पसंद नहीं है, हम इनको वक्ती तौर पे इग्नोर कर लेते हैं ताकि हमारा काम चल सके। अच्छा, अब सॉर्टिंग के लिए अगेन फॉर्मूला वही है कि आपने जोन सा काम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। मैं इन 5 नामों को सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इनको। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर ये एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, और आप उसके ऊपर जाते हैं तो आपको साथ ही नज़र आ जाता है कि वो कह रहा है कि ये सॉर्ट की ऑप्शन है। आप सॉर्ट को क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखने में बड़ा ख़तरनाक सा लगता है। ठीक है, और ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता जितना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको इफेक्टिवली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने किस तरीके से सॉर्ट करना है। वो कह रहा है कि आप उनको आइडेंटिफाई एज अ पैराग्राफ कर रहा है वो, और कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो नाम है इनके जो पहले वर्ड्स हैं उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हो उसके मुताबिक ये असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ABCDEFGHI। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग ये ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके जो वर्ड्स हैं उनमें सेपरेशन किस तरीके से हो रही है। वो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट टैब्स लेता है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह कि यहाँ पर रेहान ताहिर बट लिखा हुआ है, तो रेहान ताहिर और बट के दरमियान में स्पेस हमने दी हुई है। तो हम लोग कहते हैं कि अदर्स में जाके ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें जाके मैं स्पेस बार दे दूंगा, तो वो जहां जहां पर भी उसको स्पेस मिलेगी उसके मुताबिक जो है ना वो सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा। हम इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम करना है। मैं चाहता हूं कि पहले वर्ड के मुताबिक वो सॉर्टिंग करे। जरूरत के मुताबिक आप दूसरे वर्ड के मुताबिक भी कर सकते हैं, तीसरे के मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वर्ड के मुताबिक करें। मैंने फर्स्ट वर्ड किया, असेंडिंग किया, ओके किया, तो क्या हुआ, एच पहले आता है आई से, आई पहले आता है आर से, और एस जो है वो अकॉर्डिंगली उसने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई आपकी। ठीक है, अब ये तो हो गई लिस्ट। क्या नंबर्ड लिस्ट के ऊपर भी ये इसी तरीके से करता है? हम लोग ऐसा करते हैं कि अनडू कर लेते हैं और इस लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट कर लेते हैं। क्या जब मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग लगाऊंगा तो क्या नंबर्स भी साथ में मूव कर जाएंगे या फिर वो सिर्फ उनको करेगा? जल्दी से परफॉर्म करके देख लेते हैं। अगेन वही हम लोगों ने किया, हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सॉर्टिंग की ऑप्शन में गए, ऑप्शंस में डबल चेक किया, हमने कहा कि जी स्पेस से आइडेंटिफाई करे और पहले वर्ड से उसको सॉर्ट करे। ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे हादी आ गया, नंबर 2 पे एहसान आ गया, हालांकि पहले इस ऑर्डर में था, वो रेहान पहले था, शुमाइला बाद में थी, हादी बाद में थे, फिर सैयद अहसन इकबाल थे, फिर एहसान थे, और इसके साथ नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ये मेरे पास एक टेबल नुमा चीज बनी है और मैं चाहता हूं कि ये बाकी की इंफॉर्मेशन भी जो है वो उस नाम के मुताबिक सॉर्ट हो। तो आप पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शंस में जाके इस बार हम लोग कहेंगे कि ये जो है टैब्स से आइडेंटिफाई करे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके दरमियान में टैब्स हैं, तो वो पहली एंटिटी रेहान ताहिर बट को लेगा, दूसरी एंटिटी जो है वो एड्रेस जो भी लिखा होगा उसको लेगा, तीसरी एंटिटी इसको लेगा और चौथी एंटिटी इसको लेगा। अब इससे क्या है, अब आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप सॉर्ट कर सकते हैं फील्ड से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 फील्ड्स मौजूद हैं, 1 2 3 4। आप चाहते हैं कि पहली फील्ड के मुताबिक जो है सॉर्टिंग हो। अब आप लोग गौर से देखिएगा, हर कोई अपने नाम के आगे देख ले कि क्या इंफॉर्मेशन है, सॉर्टिंग के बाद क्या वही इंफॉर्मेशन मूव करेगी कि नहीं करेगी। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। हाँ जी, हर एक के नाम के आगे जो जो इंफॉर्मेशन थी क्या वो मूव की है? बिल्कुल की है। ठीक है, हादी वकास के आगे 7 8 9 DHA लिखा हुआ था, एहसान के आगे 2 3 4 5 इकबाल टाउन लिखा हुआ था, रेहान के आगे गार्डन टाउन लिखा हुआ था। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपकी पहली फील्ड के मुताबिक हुई है और बाकी का सारा डाटा भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले, एक्सेल में है, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी जरूरत के तहत सॉर्टिंग कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई तवज्जो, तो मोस्ट वेलकम, बताइए। चलें, नहीं है किसी का कोई सवाल, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप कर नहीं सकते। अगेन व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसके ऊपर किसी भी वक्त आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो उसको इंशाल्लाह एड्रेस किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और
ये इसेंशियली जो है हमारा मेन बेसिक कोर्स जो है ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं असाइनमेंट के ऊपर, जो कि आपने इंशाल्लाह करनी है। और मज़ेदार बात यह है कि इस असाइनमेंट के लिए आपके पास असाइनमेंट छोटी सी है, लेकिन इस असाइनमेंट के लिए आपके पास अब आगे जो है ना तकरीबन पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, क्योंकि अब अगली क्लास हमारी जो है मंडे को होगी, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टार्ट लेंगे। तो ये ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डेज अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं असाइनमेंट, ताकि हम लोग उस दिन डायरेक्ट एक्सेल से ही शुरू करें। ठीक है, अभी असाइनमेंट क्या है हमारी, मैं आपको एक फाइल दूंगा, एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसका नाम है सेशन 3 प्रैक्टिस। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, ये बहुत गौर से पढ़ने वाला है असाइनमेंट, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है। आपने क्या करना है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की वो चेंज करके 1.0 करनी है, और जहां जहां पर भी लाइन एंड हो रही है उसके बाद एंटर, यानी कि एंटर जहां जहां पर भी एंटर होता है उसके बाद अगर कोई स्पेसेस हैं तो वो आपने खत्म कर देनी है। देयर शुड बी नो स्पेस आफ्टर द एंटर की। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में जो टाइटल है उसको आपने सेंटर करना है। आपकी मर्जी है, आप उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं जरूर करें, डेकोरेट करें, लेकिन द टाइटल शुड बी सेंटर्ड। फिर जो पहला पैराग्राफ है उसको, पहला पैराग्राफ, अगेन पहला पैराग्राफ गौर से पढ़िए, पहले पैराग्राफ को आपने इंडेंट करना है 0.75 इंच पे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और इसी तरह उसी पैराग्राफ को राइट इंडेंट उसकी सेटिंग करनी है रूलर के ऊपर, जहां पर 5.25 इंचेस होगा। ठीक है, उसके बाद राइट अलाइनमेंट टैब उसको 6 इंच पे रखिए, और डॉक्यूमेंट में जहां डेट है ना उस डेट को आप उस टैब पे शिफ्ट कर दीजिए। राइट अलाइनमेंट टैब की बात हो रही है, हमने कवर किया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप ये सब कुछ कर लेंगे आप उसको सेव कर लीजिए माय सेशन 3 प्रैक्टिस के नाम से। आप चाहें तो आगे अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम क्या चाह रहे हैं इस असाइनमेंट में। मैं खोल के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये असाइनमेंट की डॉक्यूमेंट है जो कि देखने में इस तरीके से दिखेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग 1 करनी है, स्पेसेस ख़त्म करके एंटर की के बाद कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। आपका जो टाइटल है, ये टाइटल है, ये सेंटर होना चाहिए। आपका जो पहला पैराग्राफ है उसकी पैराग्राफ इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन जो है वो 0.75 होनी चाहिए, उसकी राइट इंडेंटेशन 5.25 इंचेस के ऊपर होनी चाहिए। फिर आप राइट अलाइनमेंट टैब जो है 6 इंचेस पे सेट करें, और जो डेट है, डेट उसको उस टैब के मुताबिक सेट कर लें, और अल्टीमेटली आप अपनी फाइल को सेव कर लें ताकि आप बाद में शेयर कर सकें और उसको हम लोग फिर आगे लेकर चल सकें। क्लियर है आपको ये असाइनमेंट सबको? सर मैं ये अगर करता हूँ ना, जो आपने पहले फाइल शेयर की है लास्ट सेकंड असाइनमेंट की, उसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है कि जी आपका इंडेंटेशन जो है ना वो काफ़ी लार्ज है, वो अप्लाई नहीं करने दे। आपका इंडेंटेशन जो है वो आप उसके मार्जिन से ज्यादा तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप? तो 2007 है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको पैराग्राफ से जाके करता हूँ तो। अच्छा, अलाइनमेंट हाँ हाँ, जो लेफ्ट इंडेंटेशन है सर उसको मैं कर देता हूँ 0.75।
ओके नीचे, और राइट पे अगर मैं 5.25 करता हूँ ना तो वो मुझे कहता है जी 5.25 कह रहे थे इंडेंट साइज इज टू लार्ज। अच्छा, ये इस तरह होना नहीं चाहिए। आप उसको उससे पकड़ के करें, माउस से पकड़ के राइट इंडेंटेशन को सेट करें। सर मेरे पास ना असल में ऊपर ये शो नहीं कर रहा कहीं पे रूलर वगैरह ना, 2007 है तो इसमें शो नहीं कर रहा। नहीं, नजर आना चाहिए। उसके लिए आप ऐसा करें कि आप व्यू में जाएं, ऊपर टैब होगा व्यू का, या ऑप्शन होगी व्यू की। जी सर, व्यू में चले गए। व्यू के अंदर नीचे रूलर लिखा होगा, जी सर। रूलर को क्लिक करें। ठीक है सर, रूलर आ गया। रूलर आ गया ना आपका, जबरदस्त। जी सर। अब आप देखिए ऊपर जो मार्किंग्स हैं वो इंचेस के हिसाब से हैं या किस इंचेस के हिसाब से ही होनी चाहिए, जिस तरीके से जब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं तो नजर आ रही होती हैं। उसके ऊपर आप देखिए, उसको इंडेंटेशन मार्कर को मूव करके देखें, वो आ जाता है 5.25 पे। मैनुअली उसको क्लिक करके करें। जी सर, मैं चेक करता हूँ। जी सर, आ आपका रहा है। ओके, लवली, हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का अगर रूलर नजर नहीं आ रहा, तो वो व्यू के टैब में या व्यू की ऑप्शन में जाके उनको रूलर वाली ऑप्शन जो है अनचेक हुई हुई नजर आएगी, आप उसको क्लिक कर दें तो आपका रूलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल? और अगर नहीं है तो हम लोग फिर जल्दी से जो है ना आगे बढ़ते हैं, और जो बोनस स्टफ है उसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बोनस स्टफ में सबसे पहले जो है वो है, आप हेडर्स और फुटर्स किस तरह ऐड कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। हेडर्स जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में कहलाते हैं, और जो फुटर्स होते हैं वो वाला एरिया होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। ये जिस तरह ग्रेड आउट एरिया है इसके अंदर फुटर आता है, और टॉप वाला जो ग्रेड आउट एरिया है इसके अंदर हेडर आता है। इसमें आप नॉर्मली क्या लिखते हैं, आप इसके अंदर जो है ना इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि आप हर पेज पे चाहते हैं कि अपीयर हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। वो आपका नाम भी हो सकता है, वो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल भी हो सकता है, या पेज नंबर भी हो सकता है। इस फिनोमिना को जल्दी से हम लोग जो है ना अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ये वक्ती तौर पे एक पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम लोग इसको अल्टीमेटली एक्सपैंड करके 2 पेजेस पे ले जाएंगे अभी। ठीक है। आप जब इस पे आए तो हेडर्स और फुटर्स की ऑप्शन में जाने के लिए एक तरीके कार तो ये है कि ये जो आपका हेडर वाला एरिया है आप इसमें डबल क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं कि ये हेडर की ऑप्शन आ गई। ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो फुटर में भी जा सकते हैं, ये फुटर भी शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से हेडर और फुटर के दरमियान पिंग पोंग कर सकते हैं। अगर आप फुटर में हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाती है गो टू हेडर, तो आपके कर्सर को हेडर में ले आएगा। गो टू फुटर, तो वो आपके कर्सर को फुटर में ले जाएगा। हम लोग वापस आ जाते हैं हेडर में, और हेडर में हम लोग अब लिख लेते हैं अपना नाम। ठीक है। और हम लोग कहते हैं कि ये कोर्स किस चीज का हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है ना, अब इससे आउट होने के लिए आप बाहर डबल क्लिक कर दें। अब आप देख रहे हैं कि ये हल्का ग्रे हो गया। इस ग्रे का मतलब ये है कि अभी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते अनलेस के आप डबल क्लिक करके वापस उसमें चले जाएं। ठीक है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है कि जब भी आप इसको, आपका डॉक्यूमेंट है ये, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ चीजें ताकि हमारा डॉक्यूमेंट 2 पेज का हो जाए। ठीक है। अब ये देखिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से हर पेज पे हेडर और फुटर जो है वो आपका अपीयर हो जाता है। और अगर आपकी कोई असाइनमेंट है जिसमें कि आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन जो है रिडंडेंट रिपीट हो,
तो आप इस तरीके से हेडर्स और फुटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से फुटर में भी कुछ लिख लेते हैं। फुटर में कुछ हेडर्स और फुटर्स में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कुछ प्री सेट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, वो आपसे पूछेगा फॉर्मेट कौन सा है, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें और कोशिश करें कि इसको आप खुद समझने की जो है ना करें। हम यहाँ पर भी लेट्स से कि नॉर्मली पेज के नीचे पेज नंबर लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो हम लोग एक पेज नंबर की ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि किस किस्म का पेज नंबर चाहिए, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ से कोई भी बॉटम ऑफ द पेज पे सेंटर में नंबर लिखा हुआ है, तो ये 1 आ गया। अगर हम लोग अगले पेज पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफेक्टिवली अपने डॉक्यूमेंट की नंबरिंग भी पेज की कर सकते हैं, जो कि वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो ये हेडर और फुटर का कॉन्सेप्ट था, जो कि एज अ बोनस मैंने आपसे डिस्कस किया। किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो फौरी तौर पे पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। जी सर, इसमें जो आपने पेज नंबर लगाया है, जी जी फॉर एग्जांपल अगर हमारा 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जी मैं ये चाहता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर मेरा नंबर, पेज नंबर 1 शो ना हो, लेकिन जो 2 है ना वहाँ से पेज नंबर 2 पे 2 लिखा हुआ है और 1 ना शो पहले पेज के ऊपर, वो किस तरह करेंगे? आप चाहते हैं कि पहले पेज के ऊपर ना आए लेकिन आगे से वो जो है वो हो बाकी बाकी के काउंटिंग पेज। सेम ही रहे, मगर जैसे 20 पेजेस है ना, तो फर्स्ट पेज पे 1 ना लिखा है, बाकी पेजेस कंटिन्यू 2 3 4 उस तरह लिखे हुए हैं। वो एडवांस सेटिंग्स में जाके जो है ना वो आप को करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। उसमें क्योंकि वो टाइटल पेज के तौर पे होता है, उसके लिए फिर आपको टाइटल पेजेस अलग एडजस्ट करने पड़ते हैं, जो कि नॉर्मली आपके जो है ना आते हैं। आई बिलीव ये देखिए कवर पेज है ना, आपके कवर पेजेस अलहदा बनते हैं, वो नॉर्मली फिर मार्क नहीं होते। मैं इसके ऊपर आपको अलहदा से, क्योंकि थोड़ा सा तफसीली एलिमेंट है, मैं आपको अलहदा से इसके ऊपर जो ना इंशाल्लाह कर दूंगा, अकोमोडेट कर दूंगा, आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब राइट सर। हम अब हम कर लेते हैं, आगे चलते हैं। और अगला जो है वो है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बॉर्डर के साथ किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को बॉर्डर डालने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग जो है ये डिज़ाइन का एक टैब है, उसमें जाते हैं और यहाँ पर आप एंड पे देख सकते हैं कि ये 2-3 ऑप्शंस हैं, एक वाटरमार्क की है, एक पेज कलर है और एक पेज बॉर्डर्स है। हम सबसे पहले पेज बॉर्डर्स को क्लिक करते हैं और आप फौरी तौर पे देखते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें कुछ प्रीसेट्स मौजूद हैं और ये यहाँ पर वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा बॉर्डर लगने के बाद। ठीक है, तो लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ दीज एंड सी हाउ इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस। ओके किया, अब आप देख सकते हैं कि ये हर पेज के ऊपर उसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कस्टम किस्म का बॉर्डर हो, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, डेकोरेटिव किस्म का हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है आर्ट की। ठीक है, आप इसमें से कोई मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, यू कैन गो अहेड सेलेक्ट एनी ऑफ दोज, अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का बॉर्डर का स्टाइल अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पेज का कलर वाइट की बजाय कुछ और हो, तो आप पेज कलर्स में जाके मुख्तलिफ कलर्स को चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपके डॉक्यूमेंट को सूट करता है। ठीक हो गया, हम इसको फिलहाल यही रहने देते हैं। अच्छा, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और उनकी कॉपी होने का खदशा होता है, या फिर आप चाहते हैं कि लोग उसको जो है ना आपके कॉपीराइट्स हों या आइडेंटिफाई हो सके। स्पेशली एहसान आपके काम में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उनकी एक सटल सी मार्किंग जो है ना वो वाटर मार्क के जरिए की जा सकती है। ठीक है, अगर हम लोग वाटर मार्क में जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियल को ही ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हर पेज के ऊपर अब ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंशियल का वाटर मार्क प्रिंट हो रहा है।
तो जब भी ये प्रिंट होगा, जो भी ये डॉक्यूमेंट देखेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। इसी तरह डू नॉट तो ये कॉपी। 2007 में कहाँ पे आएंगे ऑप्शन ये वाले? 2007 के अंदर डिजाइन का टैग है आपके पास वहां पे? नहीं सर, डिजाइन का टैब नहीं आ रहा। डिजाइन का टैग नहीं आ रहा। 2007 में मैं आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ, क्योंकि इट्स बीन क्वाइट अ वाइल 2007 को इस्तेमाल किए हुए मुझे, क्योंकि मेरे पास 2019 है, तो मुझे टॉप ऑफ द माइंड अभी जहन में नहीं आ रहा कि उसका इंटरफेस क्या है। या फिर अगर आप शेयर भी नहीं कर पा रहे अपनी स्क्रीन, अगर आप शेयर करते तो मैं फौरी तौर पर आइडेंटिफाई कर लेता, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा ये भी। तो अगर मुझे याद ना रहे तो आप मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ऑप्शन होते हैं। ठीक है। वाटरमार्क, आप कस्टम वाटरमार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कस्टम वाटरमार्क जो है, आप अपनी मर्जी की कोई तहरीर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आप कोई तस्वीर यूज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ कहता हूँ कि मैं यहाँ पर तस्वीर को यूज करना चाहता हूँ। कल वाली ही माउस की देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं क्रिएटिव कॉमन्स का ख्याल रखते हुए। चलें हमारा वाला माउस भी आ गया, इसको इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं कि वो क्या रिजल्ट आता है। अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि उसने माउस का इमेज जो है पीछे वाटरमार्क, इस तरीके से वाटरमार्क बनाया है कि आपकी तहरीर भी डिस्टर्ब नहीं हो रही और बैकग्राउंड के ऊपर आपका वो भी आ गया। इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी कंपनी के हैं, आप चाहें तो पीछे अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट और बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि इसके ऊपर आप कर सकते हैं अप्लाई अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है। अब अगला सेक्शन जो है, जो सबसे फन और एक्साइटिंग पार्ट है, जिसको कि कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये इसमें आप चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की और यू कैन बी क्रिएटिव। तो हम लोग जल्दी से जो है ना, ये इंसर्ट वाला जो टैब है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसके लिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट का सहारा लूंगा, सब कुछ डिलीट कर दिया, और ये इंसर्ट का टैब जो है, वेलकम टू दैट। इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रही हैं चीजें, ये इलस्ट्रेशंस हैं, ये टेबल्स हैं। सबसे पहले टेबल्स को देख लेते हैं। आपने कोई टेबल बनाना है तो किस तरीके से बनाया जा सकता है वो देख लेते हैं। आप ड्रॉप डाउन करते हैं, ये ग्रिड्स आ जाती हैं। आप ग्रिड्स के ऊपर होवर करेंगे तो वो आपको साथ साथ प्रीव्यू दे रहा है कि आपका टेबल किस नौइयत का बनेगा। ठीक है। तो ये 3x4 का है, 3x2 का है, ये 3x3 का टेबल है। ठीक है। हम लोग लेट से 3x2 का टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, आगे लिख लेते हैं फ्रूट नेम, और यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइस। ठीक है। तो फौरी तौर पर डिमॉन्स्ट्रेशन, सीरियल नंबर नॉर्मली आपका 1 2 3 जो कि नंबर्ड होता है वो होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। अब नॉर्मली ये इतना बड़ा डब्बा जो है 1 के लिए बड़ा अजीब सा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो सेल है इसका साइज रीसाइज कर सकते हैं। और किस तरीके से, आप कर्सर को इसके ऊपर लेकर आएंगे ना, ये जो लाइन बनी हुई है, तो ये डबल साइडेड एरो जिस तरीके से एक्सेल में बनते हैं, इंशाल्लाह एक्सेल में जाएंगे तो तब भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इसको क्लिक करके करीब या दूर लेके जा सकते हैं। तो अपनी मर्जी के मुताबिक आपने इसको एडजस्ट कर लिया। फ्रूट का नेम आपने एप्पल लिख लिया, और प्राइस उस आपने चाही तो यहाँ पर एडजस्ट कर ली, लेट से के 100 रुपए का। ठीक है। PKR 100। तो इस तरीके से आपका टेबल, अब आप चाहते हैं कि आगे इंसर्ट हो जाए। अब 2007 में गालिबन ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगी, तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ कि आगे मजीद इस टेबल को एक्सपेंड करना हो तो क्या तरीकेकार है। जो नए वर्जन हैं उसके अंदर आप अगर इधर साइड पे जाएंगे तो प्लस का निशान आ जाता है,
आप प्लस को दबाएंगे तो वो एक नई रो ऐड कर देगा, प्लस को दबाएंगे तो अगली रो ऐड कर देगा। तो इस तरीके से रो ऐड करता जाएगा। आप उनको नंबर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली आप जो है कर सकते हैं सारा कुछ। अच्छा, इस टेबल में मज़ेदार बात है, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि अब ये बना ही रहे हैं तो हम जल्दी से जो है ना डेसिमल टैब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग उसको इफेक्टिवली पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। तो हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और डेसिमल टैब जो है ना यहाँ पर लगा लेते हैं। ये क्यों नहीं लग रहा? ओ, डबल क्लिक हो गया, सॉरी। अच्छा, इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं। ये आ गया, डेसिमल आ गया, ठीक है। अब यही जो है हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी अप्लाई हो, तो सिलेक्शन का इशू था। ये गालिबन मल्टीपल के ऊपर नहीं कर रहा, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। ये टैब जो है हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब पेस्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। इसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों है यूँ, ये वर्क करना चाहिए। नेवरदलेस आप अल्टीमेटली यहाँ पर अपनी इस तरीके से टेबल क्रिएशन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई टेबल क्रिएशन। हम लोग अब आगे चलते हैं, इंसर्ट के अंदर ही अपनी मर्जी की तस्वीर ऐड कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ है उसको ऐड कर सकते हैं, कोई आपके पास ऑनलाइन इमेज है उसको कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ऑनलाइन इमेज उठा लेते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे हो, यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज पकड़ लेते हैं किसी एनिमल का कैटेगरीज में से, और ये हॉर्स है, हॉर्स को इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसने आपका इमेज जो है आपकी उसके अंदर डाउनलोड कर लिया। आप ये कॉर्नर्स से पकड़ के उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप चाहें तो शेप्स मुख्तलिफ हैं इसके अंदर, उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। रेक्टेंगल बनाना है, ये ड्राइंग में आ जाता है, फिर आप उस रेक्टेंगल के ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन दिस इज समथिंग फॉर यू टू एक्सप्लोर। आई एम श्योर कि अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपने ऑलरेडी इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, इट्स क्वाइट फन। शेप्स में एक और शेप देख लेते हैं, ये स्माइली फेस है, लेट्स ड्रॉ स्माइली फेस। तो दिस वे यू कैन ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह कुछ आइकन्स की फैसिलिटी जो है नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वो देता है, आप इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाना है, बनाना को इंसर्ट कर लेते हैं। ये बनाना आ गया तो आप चाहे ये एज एन ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, ठीक है। आप इसको बिग स्मॉल कर सकते हैं और आप अपनी ज़रूरत के तहत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहें। इसी तरह 3D मॉडल्स की भी फैसिलिटी जो है वो नए ऑफिस के अंदर है, पुराने में नहीं है, तो इसको भी आप एक्सप्लोर करें। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और ये एक स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना डायग्रामेटिकली शो करने का मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आपने कोई लिस्ट बनानी है तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ लिस्ट में जा सकते हैं। कोई प्रोसेस आपने शो करना है तो प्रोसेस, मैं जल्दी से एक प्रोसेस जो है उसको शो करता हूँ ताकि डिमॉन्स्ट्रेट हो सके कि किस तरह काम करता है। लेट्स टेक दिस वन, ओके करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास ये खुल जाएगा। ये साइड पे जो है
ये डायलॉग बॉक्स एक आता है जो कि आपको हेल्प आउट करता है कि आपने उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं डे 1 MS वर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जाएंगे डे 2, इसमें भी MS वर्ड ही हमने पढ़ा। फिर हम लोग आगे जाएंगे डे 3, इसमें भी हमने MS वर्ड पढ़ा। ठीक है, अब ये तो 3 थी, अब चौथा कहाँ से आए? आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्टली उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रोसेस में कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो डे 4 MS एक्सेल, डे 5 इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे और वो स्मार्टली आपको शो करता रहेगा। आपने इससे आउट होना है, यू कैन क्लिक आउट ऑफ इट, और इस तरीके से आपके पास एक चार्ट प्यारा सा बन सकता है। आप स्मार्ट आर्ट को एक्सप्लोर करें और अपनी मतलब का जो है ना चार्ट उसको यूज़ करें। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपकी असाइनमेंट्स जिसमें प्रोसेसेस या लाइफ साइकिल्स जो हैं उनको आप इसके ज़रिए कलरफुल तरीके से बना सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं तो आपके प्रोसेसेस के फ्लोज जो होते हैं वो आप इनमें शो कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम्स जो हैं वो इजीली रिकग्नाइजेबल होती हैं, लोग उसको ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार है, आप जो है ना स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी चीज़ें जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड थी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो इस सेशन के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है रैप अप हो गया, और इंशाल्लाह हम लोग जब अगले हफ्ते मिलेंगे मंडे को तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल, कोई कंसर्न हो तो अगेन मोस्ट वेलकम, किसी भी वक्त पूछ सकता है। अगर नहीं है तो फिर आज के लिए इजाज़त लें और अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। ठीक है, तो मैं असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।